हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ चैप्टर 6 का पहला जो टॉपिक है वो मैं करा चुका हूँ। इस वाले में मैं आपको कराने जा रहा हूँ तीसरा इसका पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे परिवहन। तो शुरू करते हैं। मानव में परिवहन। तो परिवहन क्या होता है? जो मतलब शरीर के अंदर जो कोशिकाओं तक, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं तक जो भोजन होता है और जो ऑक्सीजन होती है उसको पहुंचाने के लिए कोशिकाओं में उपापचय का मतलब होता है अभिक्रियाएं। जो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है, और जो रिडक्शन, उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उनको उनके फलस्वरूप क्या होता है, जो बने उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, मतलब जो शरीर से बाहर निकालने वाले पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने के लिए एवं जो हार्मोन होते हैं आदि का वितरण बांटने के लिए हमारे शरीर जो है उसमें परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो इसके अंतर्गत जो रुधिर है, जो ब्लड है, लसिका है, हृदय है और वाहिनी यानी नलियाँ, ये आती हैं इसके अंदर। तो जिसमें क्या है, जो रुधिर है एवं जो लसिका है प्रमुख तरल उत्तक होते हैं, मतलब ये तरल लिक्विड होते हैं, तरल उत्तक होते हैं। और मानव का जो परिसंचरण तंत्र है वो निम्न भागों में बांटा गया है। पहला जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र, एक तो होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो मानव में यह जो तंत्र होता है वो रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनी है, मतलब उनका जो रुधिर को बहने का जो रास्ता है वो उनकी नलियों से मिलकर बना होता है। और जो रुधिर परिसंचरण होता है उसकी जो खोज की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। तो पहला जो पॉइंट है वो है रुधिर। रुधिर क्या है? तो रुधिर यानी ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी उत्तक है जो क्या है, प्लाज्मा, इसमें प्लाज्मा होती है 55% क्या होती है, प्लाज्मा होती है। और जो रुधिर के कण होते हैं, चाहे वो RBC यानी लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड सेल हो, या WBC वाइट ब्लड सेल यानी वाइट जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, रुधिर कणिकाएं होती हैं, और प्लेटलेट्स, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, प्रतिस्कंदकों जो हिपेरिन होता है उसका वो हो पाया जाता है इसके अंदर। अकार्बनिक जो लवण है जैसे पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ये पाए जाते हैं। और एक वर्णक पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो ऑक्सीजन को वो करता है, परिवहन करता है ऑक्सीजन का। आदि का एक जटिल सम्मिश्रण होता है, मतलब जो जो रुधिर है जो एक संयोजी उत्तक है उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। रुधिर जो है वो ऑक्सीजन व जो पोषक पदार्थ हैं उनका परिवहन करता है, इधर से उधर लेके जाता है। तो रुधिर का थक्का यानी जमने में आवश्यक होता है, जो चीज़ें मतलब रुधिर को जमाने में भी आवश्यक होती हैं। लाल जो रुधिराणु हैं, रुधिर कणिकाएँ जो हैं, उसमें उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण ही जो रुधिर होता है उसका जो रंग होता है वो लाल होता है। मानव जो नर होता है उसके एक घन जो यानी एक घन जो है उसमें एक घन के अंदर जो खून होगा, एक घन के अंदर 50 से लेके 55 लाख, 50 से 55 जो लाख है घन मीटर मिलीमीटर, जो मिली क्या है, रुधिकार कणिकाएँ पाई जाती हैं। मतलब एक घन में इतनी लाख जो है वो कोशिकाएं पाई जाती हैं। लाल रुधिर जो कणिकाएं हैं उनकी सतह पर क्या होता है, एक प्रतिजन होता है, और जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रतिरक्षा पाई जाती है, मतलब प्रतिरक्षी पाई जाती है, प्रतिरक्षा करते हैं अगर कोई जो बाहर का जो बैक्टीरिया या फिर जो वायरस है उससे बचा जा सके। अगला पार्ट है हृदय यानी हार्ट। तो हार्ट क्या है? यह है दोहरी झिल्ली, मतलब जो हार्ट होता है उसमें दो झिल्ली होती हैं। दोहरी झिल्ली से बनी एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, और जिसमें क्या होता है, ये सुरक्षित रहता है, जिसे हृदय का आवरण यानी हृदय आवरण कहते हैं, यानी पेरिकार्डियम। और हृदय आवरण जो है उसकी दोनों झिल्लियाँ, उनके बीच में मध्य में हृदय के जो आवरण वाला एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जो हृदय की बाह्य आधात, बाहर से अगर चोट लगे तो उससे सुरक्षा पहुँचाता है। मनुष्य के हृदय में 4 मतलब चैम्बर होते हैं, 4 भागों में होता है, अर्थात जिसमें से 2 तो आलिंद होते हैं और 2 नील्य होते हैं। और जो बायां नील्य होते हैं, लेफ्ट और राइट होते हैं, बायां और दायां। तो बायां और दायां जो नील्य होता है वो सबसे बड़ा वेश में मतलब चैम्बर है, यानी सबसे बड़ा चैम्बर है। आगे है हृदय की स्पंदन। हृदय जो धड़कता है वो कैसे धड़कता है? तो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, जो फेफड़ों से आता है ऑक्सीजन को लेकर के,
वो फुसफुस से यानी फुसफुसी जो धमनी होती है, फेफड़ों से आने वाली धमनी, उसके द्वारा हृदय में बाईं ओर क्या होता है, एक स्थित कोष्ठक होता है जिसके बायां आलिंद कहते हैं, उसमें आता है। और इस रुधिर को इकट्ठा यानी एकत्रित करते समय जो बायां आलिंद होता है वो शिथिल क्या करते हैं, सिकुड़ना, जैसे सिकुड़ता है और फूलता है इस तरीके से होता है, शिथिल होता है। और अब क्या होता है, जो अगला कोष्ठ है उससे उससे शिथिल होकर के मतलब सेक्शन क्रिएट कर लेता है, जिससे वो आगे की तरफ बढ़ता है, तो वो बाएं नीलिया में फैल जाता है। और जो बायां आलिंद है वो संकुचित होकर, उसमें संकुचन पैदा होता है, मूवमेंट होती है, जिससे क्या होता है, रुधिर जो होता है वो बाएं नीलिया में पहुंच जाता है, स्थानांतरित होता है। अब क्या होता है, जो बायां नीलिया है वो संकुचित होने होता है, मतलब संकुचित होने के बाद जो ऑक्सीजन होती है वो रुधिर के द्वारा शरीर में पंप हो जाती है। अब क्या है, जो ऊपर वाला जो दायां कोष्ठक होता है वो दायां आलिंद फैलता है, और जिससे शरीर की जो बिना ऑक्सीजन वाला जो रुधिर है वो उसमें आ जाता है। ये इस तरीके से जैसे एक भोपी बजाने वाला होता है, भोपी को दबाते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है, और जो वापस उसको छोड़ते हैं तो हवा वापस वो भोपू के अंदर आ जाती है। इस तरीके का जो भोंपू होता है, इस तरीके से इसको जब बाहर से दबाते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है, और जब उसको छोड़ देते तो हवा वापस बाहर आ जाती है। जैसे ही दाएं आलिंद में क्या हो, संकुचन होता है, तो नीचे वाला जो कोष्ठक होता है दायां नील्य क्या होता है, फैल जाता है, और जो रुधिर होता है वो दाएं नील्य से स्थानांतरित कर देता है, मतलब ट्रांसफ़र कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण जो है उसके लिए संकुचित होता है, जो कि वापस फुसफुस में यानी फेफड़ों में जाता है। आलिंद जो है उसकी जो अपेक्षा जो नील्य है उसकी पेशिया की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, और जो जब आलिंद या नील्य दोनों संकुचित, मतलब दोनों कोई भी दो इनमें से कोई भी एक संकुचित होता है, तो इसके संयोजन से मिलने से संयोजन होने पर स्थिति जो है वो वॉल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह करती है, उल्टी दिशा में प्रवाह को वो क्या करते हैं, रोक देती है, मतलब वापस खून ना जाए। फुसफुस में जो ऑक्सीजन वाला रुधिर होता है उसको फुसफुस में ऑक्सीजन वाला रुधिर में प्रवेश करती है। जो हृदय होता है उसका दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित, मतलब एक तरफ ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, एक तरफ बिना ऑक्सीजन वाला यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो रुधिर में मिलने से रोकने में लाभदायक होती है, मतलब जो हृदय होता है उसका जो बंटवारा है। इस तरह जो बंटवारा होता है शरीर को उच्च दक्षता पूरी ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और जो स्तनधारी है वो जंतु को अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो मूवमेंट करते हैं। तो जब जल स्थल चल या फिर सरीसृप में से जो जीव हैं वो 3 कोष्ठक वाले होते हैं, उनमें उनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, और जो मत्स्य जो मछली हैं उनके अंदर 2 कोष्ठक वाला हृदय होता है, और जो मत्स्य होता है उसमें एक चक्कर में ही क्या होता है, केवल एक बार में जो रुधिर है वो हृदय में जाता है। अतः अन्य कोशिकाओं में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण, जैसे मानव में होता है दोहरा परिसंचरण कहते हैं। जो नलिकाएं होती हैं और जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, रुधिर जो है वो हृदय हार्ट के द्वारा पंप होता हुआ वो विस्तृत रूप से फैली मोटी जो पतली रुधिर वाहिनिकाएं नलियाँ हैं उन नलियों में निरंतर बहता, मतलब चलता रहता है। हृदय की जो रुधिर वाहिनी है वो 3 प्रकार की होती है, जो नली होती हैं हृदय की। एक होती है धमनी, एक होती है केशिकाएँ, और एक होती हैं शिराएँ। तो जो फुसफुसिया और पल्मोनरी जो शिराएँ हैं, जो ये क्या होते हैं, प्रत्येक फेफड़े के विविध भागों से क्या होता है, ऑक्सीजन वाला शुद्ध रुधिर होता है वो 2 फुसफुसिया शिराओं में इकट्ठा होता है, तथा इनमें शुद्ध रुधिर क्या होता है, बहता है। और 2 पतली जो शिराएँ होती हैं वो बाएं आलिंद में जाके खुलती हैं, और ये फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लेकर के आती हैं, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड। आगे लिखा है कि अन्य जो अंग हैं उनके समान फेफड़ों को भी शुद्ध रुधिर की मतलब आपूर्ति बाएं नील्य द्वारा की जाती है। मतलब जो फुसफुसिया धमनी होती है उसके जो हृदय के दाएं नील्य में अशुद्ध क्या होता है, रुधिर होता है, और शुद्धिकरण और ऑक्सीजनीकरण करने के लिए फेफड़ों तक उसको ले जाया जाता है। उसके बाद जो दूसरा है वो महाशिराएँ हैं। ये समस्त जो शिराएँ होती है वो अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अशुद्ध जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, रुधिर है, उसको इकट्ठा करके और हृदय में क्या कराती है, प्रवेश कराती है। महाधमनियाँ जो हैं वो ये शुद्ध जो रुधिर होता है यानी ऑक्सीजन वाला जो रुधिर होता है उसको हृदय के से शरीर के विभिन्न अलग अलग भागों में ले जाती है, और साथ ही शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें पोषक पदार्थ यानी ऑक्सीजन और हार्मोन भी
मतलब ऑक्सीजन जो होते हैं और हार्मोन क्या होता है वो भी पहुंचती हैं। धमनी जो है वो रुधिर को हृदय से दूर अन्य अंगों तक ले जाती है, जबकि शिराएं उनको विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लेकर जाती हैं, हृदय की ओर वापस लाती हैं। तो जाती हुई क्या है, शरीर कोशिकाओं में जाती हुई जो है वो धमनी है और वापस आती हुई शिराएं हैं। आगे रुधिर का प्रेशर यानी दाब। रुधिर वाहिनियाँ जो रुधिर की नली होती हैं उनकी जो भित्ति होती है उसके विरुद्ध में लगने वाला जो प्रेशर या दबाव होता है उसको रुधिर दबाव कहते हैं। तथा ये क्या होता है, ये जो दाब होता है वो सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। और रुधिर जो है वो क्या होता है, रुधिर जो होता है उसमें स्पैग्मो मैनोमीटर जो है उससे इसको क्या कहते थे, चेक किया जाता है। आगे है प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। तो हमारे शरीर से जो रुधिर होता है उसकी हानि कम से कम होनी चाहिए। तो अत्यधिक क्या होता है, रुधिर निकलता नहीं है, बहता नहीं है। तो रुधिर दाब है उसमें मतलब अत्यधिक बहने के बाद जो रुधिर दाब है वो कम आने से जो पंपिंग होती है वो प्रणाली जो अपनी दक्षता को खो देती है, कम आ जाती है। और अतः जो रुधिर होता है वो स्राव को रोकने के लिए रुधिर में जो प्लेटलेट्स है वो होती हैं, और जो रुधिर निकलना है, श्रावण होना है उसके स्थान पर रुधिर जो होता है उसका थक्का यानी वो जमने लग जाता है, और रुधिर स्राव को रोक देता है, रुधिर को बहने के लिए रोक देता है बहने से। आगे कह रहा है कि जो हीमोफीलिया है रोग, उसमें चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता, क्योंकि रुधिर का थक्का बनाने के लिए जो जरूरी कारक जैसे विटामिन के होते हैं उसका अभाव यानी कमी होती है उसमें। और यह रोग एक एक्स संलग्न अप्रभावी आनुवांशिक रोग है। आगे है लसिका। लसिका भी एक अन्य प्रकार का रंगहीन क्या होता है, द्रव होता है जो संवहन के लिए उसमें सहायता करता है। लसिका में जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं उनकी जो संख्या होती है वो अधिक होती है, और यह लसिका जो अंग है जैसे थाइमस ग्रंथि, प्लीहा और टॉन्सिल द्वारा बनाए जाते हैं, उत्पादित होते हैं। यह जो लसिका होता है वो वाहिनी जो है उसमें भरा होता है, लसिका वाहिनी में भरा होता है लसिका जो पूरे शरीर में उपस्थित पाई जाती है। और लसिका जो ग्रंथि होती है उसमें प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, यानी जो WBC उसी के अंदर बनती है। आगे पढ़ेंगे पादप यानी पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है। तो जब दो विभिन्न सांद्रता वाले जो विलयन हैं, दो विभिन्न सांद्रता वाले जो विलयन हैं उनको एक आधे पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाए, तो कम सांद्रता वाले जो विलयन होंगे उससे अधिक सांद्रता वाले जो विलयन होंगे उसकी ओर जल तथा विलायक के अणुओं की गति करने की जो क्रिया होती है वो परासरण कहलाती है, यानी इधर से उधर जाना। पादप यानी पेड़ पौधों में जो जड़ हैं, जड़ों द्वारा जो लवण युक्त अवशोषित जल होता है और जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित बनाया गया जो खाने का जो पदार्थ होता है उसकी विभिन्न भागों में क्या होती है, आपूर्ति के लिए एक विकसित परिवहन या संवहन तंत्र होता है, जो संवहनी ऊतकों, जाइलम तथा दारू तथा फ्लोएम तथा पोषवाह का बना होता है। आगे ये दारू क्या होता है, दारू मतलब जाइलम होता है जो जल को पूरे शरीर में इधर से उधर लेके जाता है। तो ये क्या, पौधों में जड़ के द्वारा जो अवशोषित होने वाला जल और खनिज है उस लवणों में जड़ से जो पेड़ हैं उसके विभिन्न भागों में पहुंचता है। उससे आगे पोषवाह यानी फ्लोएम। यह क्या होता है, पत्तियों में संश्लेषित बनाया जाने वाला जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ होता है उसके पादप के विभिन्न भागों में परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। और फ्लोएम जो है वो फ्लोएम द्वारा जो भोज्य पदार्थ है उसका स्थानांतरण जो होता है वो सुक्रोज टाइप का एक शर्करा है उसके द्वारा रूप में होता है। आगे है मूल दाब। ये वह दाब है जो जड़ों की वलकुट यानी कोशिकाओं द्वारा जो पूर्ण स्फूर्ति अवस्था में उत्पन्न होना, स्फूर्ति जो है उसकी अवस्था को उत्पन्न होने की वजह से ऐसा होता है। रसारोहण पादपों में जाइलम तथा ऊतक द्वारा जो भूमि है उससे अवशोषित जल जो खनिज हैं उनकी जड़ों से तने तथा पत्तियों तक पहुंचाना, स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे रसारोहण या फिर एसेंट सैप ऑफ मतलब कहलाती है। आगे है जल का परिवहन। तो जो जमीन है, मृदा है, मिट्टी है, उससे जो जल का अवशोषण पादप यानी पेड़ पौधों में होता है उसके जो मूल है उसमें उपस्थित जो मूल रोम है, जो जड़ है, जड़ के जो बाल हैं उसके द्वारा होता है। और ये मूल रोम जो है मिट्टी के कणों के बीच फंसे जो केशिका जल है यानी कैपिलरी वाटर है उसको इकट्ठा करते हैं।
मूल रोम के कोशिका द्रव की संरचना अर्थात कोशिका द्रव का आपस परासरण दाब, जो दाब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर उसको बोलते हैं, वो मिट्टी के जल के जो परासरण दाब है उससे अधिक होता है। अतः जल इस उच्च दाब के कारण अर्ध पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली में से होकर अन्य शोषण द्वारा मूलों जो कोशिकाएं हैं उसमें प्रवेश कर जाता है तथा जो मृदा होता है वो विलयन में जल की विसरणता, दाब न्यूनता और मूलों के विलयन में जल की विसरणता द्वारा न्यूनता से कम होती है। आगे है वाष्प उत्सर्जन। पादप जो पेड़ पौधे हैं उसमें वायव्य जो भाग है उसके द्वारा जल के वाष्पन जो है वो बनकर उनके उड़ने की क्रिया जो होती है उसके वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है और जो रंध्र यानी जो छेद होते हैं पत्तियों में छोटे छोटे उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। वाष्प का जो उत्सर्जन होता है वो जल के अवशोषण से होता है और जल से जो पत्तियाँ होती हैं तक पहुँचने तथा उसमें विलीय खनिज लवणों के ऊपरमुखी जो गति है उसमें सहायक है। जल के जो परिवहन है उसमें रात्रि के समय मूल दाब जो होता है और दिन के समय रंध्रों के खुलने होने पर जो वाष्प का उत्सर्जन होता है। और आकर्षण जो जाइलम में जल की जो गति है उसके लिए मुख्य प्रेरक बल कौन सा है? आगे टॉपिक है भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो निर्मित अविलेय भोज्य है वो कार्बनिक उत्पादों का वहन यानी वहन मतलब स्थानांतरण करते कहलाता है। और इन संश्लेषित खाद्य उत्पादार्थ की जो स्थानांतरण है, ट्रांसफ़र होना है, जो पत्तियों से तरल अवस्था के में मूल में या जड़ की ओर जाना होता है। तो इसके अतिरिक्त क्या होता है, जो मज्जा, इसके अतिरिक्त जो मज्जा है इसके अतिरिक्त जो मज्जा है यानी पित्रे, उसके द्वारा कुछ जो खाने वाले पदार्थ हैं पार्श्व दिशा में पैरेलल दिशा में विपरीत कर दिए जाते हैं। इन खाने वाले जो पदार्थ हैं उनका स्थानांतरण जो होता है वो मुख्यतः फ्लोएम की चलनी नलिका जो होती है सीव ट्यूब तथा सहकोशिका को कंपेनियन सेल के बीच में, मतलब उसके बीच जो है उसको बोलते हैं। अगला टॉपिक है उत्सर्जन। ये प्रक्रम जो है जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाते हैं। मतलब जो हानिकारक पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन है उसको कार्यान्वित करने वाले जो अंग होते हैं, चलाने वाले जो अंग होते हैं उत्सर्जी अंग और कहलाते हैं। और एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो सरल विसरण जो है उसके द्वारा कोशिकीय सतह से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है, उनको खाता है। मानव में उत्सर्जन। मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग जो होता है वो वृक्क यानी किडनी है। और किडनी जो है वो यूरिया यानी मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है उसको शरीर से अलग करती है, उसका सूत्र निर्माण करती है। और इससे संबंधित अन्य सहायक जो उत्सर्जी अंग है वो निम्नलिखित हैं। एक जोड़ी मूत्रवाहिनिकाएं यूट्रस मूत्र से वृक्क से मूत्राशय में लाती हैं और मूत्राशय मूत्रण पर तक मूत्र को संचित करता है टॉयलेट जाने तक। और मूत्र मार्ग यूरेथ्रा मूत्र को मूत्राशय से लगभग शरीर से बाहर जो है उसकी ओर निकलना मूत्र मार्ग। मनुष्य की जो किडनी होती है उसमें ये क्या होता है, संख्या में 2 उदर गुहा में कशेरुक दंड जो है उसके पार्श्व पैरेलल जो है उसमें स्थित है। सेम जो है उसके बीज के आकार जो है उसकी संरचना प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। जो दायां वृक्क होता है वो बाएं की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित होता है। वृक्क का जो बाहरी किनारा होता है वो उभरा हुआ होता है, लेकिन किंतु जो भीतरी किनारा है वो धंसा हुआ होता है, जिसमें से मूत्र नलिका निकलती हैं और इस धंसे हुए स्थान को हाइलस कहते हैं। मुख्य नलिकाएं जो है वो एक पेशीय थैलानुमा यानी मूत्राशय में खुलती हैं। मूत्राशय में सनिचित जो जमा मूत्र है वो समय समय पर शरीर से बाहर निकासित या निकाल दिया जाता है। जो वृक्क है किडनी के अंदर की संरचना कैसी होती है, तो जो वृक्क है उसके मध्य यानी बीच में लगभग खोखला और कीप के आकार का भाग है और यह क्रम से संकरा होकर मूत्र नलिका का निर्माण करता है और इसे क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। वृक्क का जो किडनी का जो बाहरी भाग होता है जिसे वल्कुट बोलते हैं,
तथा भीतरी भाग को मेडुला बोलते हैं, वो कहलाता है। मेडुला जो है वो 8 से 15 त्रिभुजाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। और ये जो है वलकुट द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये रहते हैं, जिन्हें बर्टीनी के रीनल कॉलम कहते हैं। जो वृक्क है, किडनी है, असंख्य अत्यंत कुंडली तथा लंबी नलिकाएं होती हैं, और इन्हें वृक्क जो है नलिकाएं या फिर नेफ्रॉन कहलाते हैं। और बोमेन जो संपुट है, उसमें जो वृक्क की नलिकाएं होती है, उसका जो भाग होता है वो गोमन संपुट या फिर मेलपीथी संपुट प्यालेनुमा होता है। वृक्क जो है उसका कार्य काम क्या है, तो ये क्या है, अतिरिक्त जो जल होता है और जो लवण होते हैं उसका शरीर में से क्या करता है, निकाल देता है, निष्कासित कर देता है, तथा निष्कासित करने पर जो परासरण नियमन जो है वो कंट्रोल जो है समस्थितिकता जो है वो बनाए रखता है। जो यकृत होता है उसमें निम्नलिखित जो यूरिया होता है उसका रुधिर में से निष्कंदन करता है। आगे जो यकृत यूरिया है उसका संश्लेषण करता है, और जो रुधिर होता है उसमें उपस्थित जो अमोनिया होता है वो यूरिया में परिवर्तन करता है। मूत्र के जो अतिरिक्त यानी अलावा जो पसीना है, अपचित जो भोजन है, और जो अन्य उत्सर्जित पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है मूत्र का निर्माण। तो जो वृक्क है उसके नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जिसे परिनिष्कंदन। कोशिका का जो गुच्छा होता है उसकी जो रुधिर कोशिकाएं होती है उसमें जो रुधिर होता है उसका दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए दाब के कारण जो रुधिर होता है उसका तरल भाग जो होता है छनकर बोमेन संपुट में आ जाता है। वर्णात्मक रूप से या चयनात्मक रूप से पुनर्अवशोषण। यह क्या होता है, यहाँ जो वितरण है वो सक्रिय है। पुनर्वावेशन जो पुनर्वाशोषण है उसके द्वारा क्रम से जल तथा अन्य घटकों का अवशोषण होता है। इस क्रिया में जो महायुद्ध है या महत्वपूर्ण जो है वो तत्व है ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो अम्ल आदि पुनः रुधिर में पहुंचा दिए जाते हैं। आगे है वाहिनी, जो वाहिकी है श्रवण। तो जो वृक्क होता है, किडनी होता है, उसकी जो नलिकाएं होती है उसके पास में, समीप में या दूर भाग में, दूरस्थ जो है वो नलिकाएं परिनाली का जो जाल है उसकी रुधिर कोशिकाओं से क्या होता है, हानिकारक जो होता है उत्सर्जी पदार्थों जैसे KH यूरिक अम्ल जो छन्ने से रह गए थे, सक्रिय विसरण द्वारा जो वृक्क है उसकी संग्रहालय नलिका में मुक्त कर दिए जाते हैं। तो उसके बाद तत्पश्चात जो मुख्य है जो मूत्र है उसमें वो मूत्र वाहिनी तथा मूत्राशय के में तब तक इकट्ठा रहता है जब तक कि फेल हुआ है जो मूत्राशय है उसका दाब जो वो है मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दें। आगे है समस्थितिकता। तो जो शरीर है उसके जो अंदर की तरफ जो वातावरण है उसके शरीर जो संगठन है उसके स्थिर जो संतुलन है उसको बनाने के लिए जो जैविक प्रक्रिया होता है उसे समस्थानिकता या होमोस्टेसिस बोलते हैं। आगे कृत्रिम वृक्क यानी ओपन। जो वृक्क है वो अक्रिय होने की आवश्यकता है, और इसमें जो कृत्रिम वृक्क होता है उसका उपयोग किया जाता है। और जो कृत्रिम वृक्क होता है वो नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट होते हैं उनके उत्पादों को रुधिर से क्या करते हैं, अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। जो कृत्रिम वृक्क होता है उसमें प्रकृति जो वृक्क होता है उसकी भांति क्या होता है, पुनर्अवशोषण प्रक्रम नहीं कर पाता। वृक्क में जो प्रति निस्ताबन के दौरान जो प्राप्त 150 से लेकर 180 लीटर नेफ्रिक जो निस्यंदन है, फिल्टर है, उसमें से केवल 1.4 लीटर भाग ही मूत्र के रूप में उत्सर्जित किए जाते हैं। इसका जो अणु होता है वो पुनः अवशोषण मतलब दोबारा उसका अवशोषण होता है। आगे है पादपों में उत्सर्जन। तो जो पेड़ पौधे होते हैं जंतु की भांति ही उत्सर्जन प्रक्रम का नियमन करते हैं, और किंतु जो पादप उत्सर्जन है उसके लिए जंतुओं में जो बिल्कुल भी भिन्न युक्तियाँ प्रयुक्त करते हैं जो निम्न हैं। आगे गैस अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन। पादप जो है वो दिन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनी हुई ऑक्सीजन एवं रात्रि में श्वसन द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन हेतु यानी उत्सर्जन के लिए जो रंध्र है एवं वात रंध्र जो है उसका उपयोग करते हैं। आगे है
तरल अपशिष्ट और उत्पादों का उत्सर्जन। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अलावा जो जल है उसका वाष्पोत्सर्जन जो होता है तथा बिंदु श्रावण जो होता है उसका प्रक्रम द्वारा निष्कासित करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो रबड़ है, लौंग है, उसका जो तेल है, गोंद आदि जो है जलीय अपशिष्ट उत्पादों के उदाहरण हैं। आगे है ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। तो जो बहुवर्षीय ज़्यादा वर्ष वाले जो पौधे होते हैं उसमें जो मातृ कोशिका होती हैं, मदर सेल जो होती हैं, वो उत्तकों या रिक्तियों जैसे कठोर काष्ठ के में उपस्थित पदार्थ इकट्ठा हो जाता है और जैसे टैनिन है, लिग्निन है आदि। इसके अलावा कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे छाल है या फिर पूर्ण में संचित होकर पादप से अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जो टैनिन है या का उपयोग चमड़े के शोधन के लिए किया जाता है। आगे है जो पेड़ पौधे होते हैं, पादपों पर लगी जो पत्तियां हैं उस पे क्या होता है, बूंदों के रूप में जल का श्रावण जो होता है बिंदु श्रावण कहलाता है। और ये क्रिया मुख्यतः शाक वाले जो पौधे होते हैं, पौधों में तेजी से अवशोषण होता है इसका, एवं जो वाष्पीकरण की स्थिति होती है उसमें संपन्न होता है, यानी पूरा होता है। आगे है गोंद जो है वो आंतरिक पादप जो है उत्तक का निम्नीकृत उत्पाद रेजिन विभिन्न तेलों के ऑक्सीकरण उत्पाद होता है उसके बारे में बताया गया है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो जो बहुत जल्दी आने वाली है। अगर आपको कोई चीज़ ना समझे तो प्लीज़ कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।